मेरा नाम माया है। मेरी उम्र 17 साल है और लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। मेरी शादी मेरे पिता की उम्र के एक सज्जन से हुई थी। उस सुहाग रात को जब मेरे वो अधेड़ पति मेरे कमरे में आए तो मेरे गले से सिर्फ एक चीख निकली थी, क्योंकि मेरे उस उम्र दराज पति ने जो किया था। दरअसल मैं दिखने में कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मेरी पहचान एक मामूली नौकरानी की थी। मेरे साथ जो अन्याय हुआ था उसे सोचकर लगता है कि शायद नौकरानियों को अपनी मर्जी से जीने का कोई अधिकार ही नहीं होता, और मेरी ये सुंदरता ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। मैं बहुत सुंदर थी, ये मैं नहीं, हमारे मोहल्ले के सभी लोग कहते थे। मैं जहाँ रहती थी वहाँ का हर पुरुष और लड़का मेरी तरफ आकर्षित होता था। हालांकि मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन मेरा शारीरिक गठन ऐसा था कि मुझे देखकर कोई भी 22 साल की युवती समझ बैठता था। जब मैं मोहल्ले में निकलती तो लड़के मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते थे। कहते थे कि मेरा रंग दूध में हल्दी मिलाने जैसा है। मोहल्ले के पुरुषों से मुझे ऐसी कई बातें सुननी पड़ती थी। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पिता ने मुझे रोहन बाबू के घर काम पर लगा दिया था, लेकिन रोहन बाबू मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे, और मालकिन यानी रोहन बाबू की माँ मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके इस प्यार की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं मालकिन के घर पर काम करती थी और मेरी तनख्वाह हर महीने मेरे पिताजी मालकिन से ले जाते थे। मेरे खाने पीने और कपड़ों का जिम्मा मालकिन ने ही ले रखा था। मैं बहुत लगन से मालकिन के घर का सारा काम करती थी, लेकिन मेरी जिंदगी में जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल रोहन बाबू रीना नाम की एक लड़की से प्यार करते थे। मालकिन और मैं दोनों जानते थे कि रोहन बाबू रीना को पसंद करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। रीना भी उन दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानती थी। एक दिन रीना के पिता और भाई मालकिन के घर उन दोनों की शादी पक्की करने आए, और उसी दिन एक पल में मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस दिन जब रीना के पिता और भाई शादी की बात कर रहे थे, तब रीना के उस अधेड़ उम्र के भाई की नज़र मुझ पर पड़ी। इसके बाद रीना के पिता और भाई ने मालकिन और रोहन बाबू के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे एक ही शर्त पर रीना की शादी रोहन बाबू से करेंगे। शर्त ये थी कि मुझे रीना के 50 साल के बड़े भाई से शादी करनी होगी। मैं तो अपनी शादी के बाद सुनकर हैरान रह गई थी। उनके इस प्रस्ताव पर मालकिन ने 2 दिन का समय मांगा। उनके जाने के बाद मैं बहुत चिंता में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हुई तो वे रीना की शादी रोहन बाबू से नहीं करेंगे। उनके जाते ही रोहन बाबू ने मुझसे कहा, देखो माया, तुम्हारे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। उन्होंने खुद तुम्हें पसंद किया है। इतना अच्छा मौका हाथ से मत जाने दो। तुम तो उस घर में मालकिन बनकर रहोगी। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, तुम इस शादी के लिए मान जाओ, क्योंकि अगर तुम राजी नहीं हुई तो मैं अपने प्यार को खो दूंगा। तब मालकिन ने रोहन बाबू से कहा, रोहन, हम माया पर इस शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकते। लड़का माया के पिता की उम्र का है। रोहन बाबू तब उत्तेजित होकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोले, माँ, तुम सिर्फ उम्र देख रही हो, लेकिन उनकी धन दौलत के बारे में एक बार सोचा है? अगर माया की शादी एक बार उस घर में हो गई तो वो रानी की तरह रहेगी। मैं बस हैरान होकर यही सोच रही थी कि मेरे पिता की उम्र का आदमी मेरे साथ शादी के बारे में सोच भी कैसे सकता है। अगली सुबह मेरे पिता को बुलाकर जब रोहन बाबू ने सारी बात बताई तो मेरे पिता पैसों के लालच में इस शादी के लिए राजी हो गए। मैं पहले इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन रोहन बाबू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माया, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। क्या तुम मेरी खुशी नहीं चाहती? कृपया इस प्रस्ताव के लिए मान जाओ। मैं तब सिर्फ रोहन बाबू का चेहरा देखकर मजबूरन इस शादी के लिए राजी हो गए। रोहन बाबू मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करते थे, इसलिए मैंने अपनी परवाह न करके सिर्फ उनके बारे में सोचकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। क्योंकि भले ही मैं एक नौकरानी थी, लेकिन रोहन बाबू मुझे अपनी बहन का सम्मान देते थे। वे हमेशा कहते थे कि माया, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए तुम ही मेरी छोटी बहन हो। यहाँ तक कि मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें रोहन बाबू ही मुझे ला कर देते थे, इसलिए मैं उन्हें अपना परिवार ही मानती थी। मैं रोहन बाबू का बहुत सम्मान करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनके चेहरे की मुस्कान चली जाए। फिर 1 महीने के भीतर एक ही मंडप में मेरी और रोहन बाबू की शादी हो गई। इससे पहले रोहन बाबू ने कई बार रीना के भाई से बात करने की कोशिश की थी कि मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ, मैं नाबालिग हूँ, तो ये शादी कैसे हो सकती है।
लेकिन कई अनुरोधों के बावजूद रीना के पिता और भाई ने रोहन बाबू से कह दिया था कि अगर मेरी शादी उनके साथ नहीं हुई तो रीना की शादी भी रोहन बाबू से नहीं होगी। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो पहली ही रात मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी शादी का सारा खर्च मालकिन और रोहन बाबू ने ही उठाया था। मेरे अपने पिता को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। वे तो अपनी जिम्मेदारियों से बहुत पहले ही मुंह मोड़ चुके थे। यहाँ तक कि मेरे पिता ने बिना कुछ सोचे समझे मेरी शादी के प्रस्ताव पर हामी भर दी, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस शादी के लिए राजी होने पर उन्हें अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सारा खर्च तो मालकिन और रोहन बाबू ही देंगे। एक शब्द में कहूँ तो मेरे पिता होते हुए भी न होने के बराबर थे। सुहागरात पर मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी उम्र कम थी और मेरी शादी मेरे पिता की उम्र के व्यक्ति से हुई थी, इसलिए मेरे मन में एक अनजाना डर था। मैं घूंघट डाले बिस्तर पर बैठी थी और सोच रही थी कि जब मेरे पति मेरे साथ संबंध बनाने आएंगे तो मुझे कितना दर्द होगा। ये सब सोचते सोचते मेरे पति कमरे के अंदर आ गए। उन्हें उस हालत में देखकर मैं और भी घबरा गई। दरअसल वो शराब पीकर कमरे में आए थे। उन्हें देखकर डर के मारी मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने मेरे पास आकर मेरा मुंह जोर से दबाया और कहा, आज से तू मेरी गुलाम है, समझी? मैं जो कहूंगा तुझे वही करना होगा। ये कहकर मेरी एक न सुनते हुए उन्होंने जबरदस्ती मुझ पर अपना हक जताया। मैं दर्द से तड़पती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उस रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। दर्द के मारे मेरी पूरी रात जागते हुए बीती। अगले दिन सुबह 4 बजे हमारे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं पूरी रात बिना सोए बिस्तर के एक कोने में बैठकर आंसू बहा रही थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे ससुर जी सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे देखकर कहा, बहू, रात को सब ठीक ठाक तो था? ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और बोली, पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ससुर जी तब मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं बहू। मैंने तब उनसे पूछा, पिताजी, इतनी सुबह आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था क्या? ससुर जी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू, मैं बहुत सुबह उठ जाता हूँ और उठने के बाद मुझे चाय पीने की आदत है। अब तो तुम आ गई हो तो आज से सुबह की चाय तुम ही मुझे बनाकर दोगी। तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारी सास की याद आ गई। तुम्हारी सास जब तुम्हारी उम्र की थी तब मैं उससे शादी करके लाया था और आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे ससुर जी की बातों में कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उनके व्यवहार पर मुझे शक होने लगा। वो हर समय किसी न किसी बहाने से मुझे अपने पास बुलाते थे। उस दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी ससुर जी ने मुझे आवाज़ दी। मैं उनके पास गई और पूछा, पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तब ससुर जी ने अपनी कमीज उतारकर अपनी पीठ पर मरहम लगाने को कहा। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और उनसे कहा, पिताजी, आप तो ये मरहम अपने हाथ से भी लगा सकते थे। वो तब मेरी ओर देखकर बोले, बहू, मैं ठीक से लगा नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें लगाने के लिए कह रहा हूँ। ज्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से मेरी पीठ पर दवा लगा दो। मेरी इच्छा न होते हुए भी मैंने जल्दी से उनकी पीठ पर मरहम लगा दिया। शादी की पहली रात ही मैं समझ गई थी कि जिससे मेरी शादी हुई है वो व्यक्ति मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और मुझे बहुत दुख देगा। फिर भी मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार थी। शादी के बाद से वो हर रात शराब पीकर आते और मुझ पर अत्याचार करते और मैं सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। उधर जब रोहन बाबू और मालकिन मुझे फ़ोन करके पूछते कि मैं ससुराल में कैसी हूँ तो मैं अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर उनसे बात करती थी। मैं उन्हें बताती थी कि मैं ससुराल में बहुत अच्छी और खुश हूँ। मेरी शादी के कुछ दिन बाद मालकिन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक तोहफा भेजा है। उन्होंने मुझे खुश करने के लिए ये तोहफा भेजा था। जब कुरियर वाला तोहफा देकर गया तो मैंने बहुत खुशी से डिब्बा खोला। मैंने देखा कि उसमें एक मोबाइल फ़ोन है। फ़ोन देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मेरे ससुर जी को ये पता चल गया और उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करके कहा कि मेरे किसी लड़के दोस्त ने मुझे मोबाइल फ़ोन तोहफे में दिया है। मेरे ससुर ने अपने बेटे से झूठ बोला था। इसके कुछ देर बाद मेरे पति घर आए और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे गालों को जोर से दबाकर कहा, ये फ़ोन तेरे आशिक ने दिया है ना? सच सच बता, ये फ़ोन किसने दिया है? मैं तेरा ये सुंदर चेहरा बिगाड़ दूंगा, फिर तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैं उस समय डर के मारे रोते रोते हाथ जोड़कर बार बार कह रही थी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच कह रही हूँ, ये फ़ोन मेरी मालकिन ने भेजा है। लेकिन मेरे उम्रदराज पति ने मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उनका वो भयानक रूप देखकर मैं डर से कांप रही थी। ठीक उसी समय मालकिन के भेजे उस नए मोबाइल पर फ़ोन आया। मेरे पति ने फ़ोन हाथ में लेकर स्पीकर ऑन किया तो दूसरी तरफ से मालकिन ने कहा, माया, मेरा दिया हुआ तोहफा तुझे कैसा लगा? इसके आगे कुछ कहने से पहले ही मेरे पति ने फ़ोन काटकर बिस्तर पर फेंक दिया और मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रो रही थी और रोहन बाबू को याद कर रही थी।
उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह कितना प्यार दिया था। मैं पहले उन्हें अपने मन की सारी बातें बताती थी, लेकिन अब चाहकर भी मैं अपने पति के बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जब रोहन बाबू और मालकिन को पता चलेगा कि मेरा पति मुझ पर अत्याचार करता है तो वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे, और अगर वे मुझे ले गए तो मेरे पति और ससुर लीना को भी वापस ले आएंगे। इससे मेरे साथ साथ रोहन बाबू की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। यही सोचकर मैं सब कुछ चुपचाप सह रही थी। उस समय मैं दर्द से छटपटा रही थी। मेरे पति ने मुझे इस तरह मारा था कि मेरी पूरी पीठ पर निशान पड़ गए थे। जब मैं अकेली बैठी रो रही थी तब ससुर जी कमरे के अंदर आए और मेरे बगल में बैठकर मेरा हाथ पकड़कर बोले, बहू तुम बिस्तर पर आकर बैठो। फिर उन्होंने मुझे बिस्तर पर बिठाया। मैं उस समय पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा हौसला खत्म हो गया था। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ससुर जी ने मेरी पीठ की ओर देखकर कहा, बहू अरे तुम्हारी पीठ पर तो निशान पड़ गए हैं। ये कहकर वो अपने कमरे से एक मरहम ले आए और मुझसे बोले, बहू तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर मरहम लगा देता हूँ। जब उन्होंने मेरी पीठ पर मरहम लगाना चाहा तो मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन मेरे मना करने पर वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं उन्हें बार बार कह रही थी कि मैं मरहम नहीं लगाऊंगी, लेकिन वो मुझे छूने के बहाने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ससुर जी ने मेरी कमर पकड़ ली और मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगे। तब मुझे ये समझ में देर नहीं लगी कि वो अपने घिनौने इरादों को पूरा करने के लिए कितने उतावले हो रहे थे। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, बहू बस एक बार तुम्हें अपने पास पाना चाहता हूँ। वो मुझे पाने के लिए पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। उस पल उन्हें देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं चिल्लाकर कह रही थी, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन वो एक हिंसक जानवर की तरह मेरा शिकार करना चाहते थे। उनके मन में मेरे लिए कोई दया नहीं थी। तब मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरन उन्हें जोर से धक्का दिया और कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया ताकि वो बाहर ना आ सके। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी आंखें और चेहरा लाल हो गए थे। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया था। मेरी शादी एक पिता की उम्र के आदमी से हुई है, मैंने ये भी मान लिया था। मेरा पति मुझ पर शारीरिक अत्याचार करता था, मैंने वो भी सह लिया था। लेकिन मेरे ससुर मेरे साथ इतना शर्मनाक काम करेंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये किसी भी लड़की के लिए स्वीकार करना संभव नहीं है। जब मैं समझ गई कि मेरे ससुर मुझे बुरी नज़र से देखते हैं तो मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और उसी दिन रोहन बाबू और मालकिन के घर चली गई, क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरे पिता ने कभी मेरी खबर नहीं ली कि मैं ससुराल में कैसी हूँ। इसलिए मैं जानती थी कि पिता के पास जाने का कोई फायदा नहीं होगा। उस दिन जब मैं बहुत डरी हुई रोहन बाबू और मालकिन के घर पहुंची तो मेरी खराब हालत देखकर मालकिन ने पूछा, माया तुझे क्या हुआ है? तू इस तरह हाफ क्यों रही है? तेरे कपड़े क्यों फटे हुए हैं? तेरे साथ क्या हुआ है? मैं तब फूट फूट कर रो पड़ी और मालकिन से लिपट कर बोली, मालकिन रीना के पिता ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सिर्फ इतना ही नहीं, रीना का भाई हर दिन मुझ पर शारीरिक अत्याचार करता है। लेकिन आज जब ससुर जी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं डर के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ भाग आई। उसी समय रीना मेरे पास आकर बोली, ए लड़की ये सब क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? मेरे पिता पर इतना गंदा आरोप लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? पता नहीं मेरे भाई ने तुझ जैसी नौकरानी में क्या देखा था। मैंने तब रीना से कहा, छोटी मालकिन मैं सच कह रही हूँ, उस घर में मुझ पर बहुत अत्याचार होता है, इसलिए मैं अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहूंगी। मालकिन ने तब मेरे आंसू पोंछे और कहा, ठीक है तू यहीं रहेगी, लेकिन एक बार तो उनसे बात करनी ही पड़ेगी। तब रीना बहुत गुस्से में मालकिन से बोली, माँ अगर आपने इस लड़की को इस घर में रहने की इजाज़त दी तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। रीना के मायके जाने की बात सुनकर रोहन बाबू ने उससे कहा, तुम बेकार में ये घर छोड़कर जाने की बात क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हारे भाई और पिता से बात करूंगा और माया को उसके ससुराल भेज दूंगा। मैं रोहन बाबू की बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने सोचा था कि वो मेरा साथ देंगे, लेकिन वो तो अपनी पत्नी की बातों से सहमत थे। रोहन बाबू ने मुझसे कहा, माया अगर तू ससुराल नहीं जाएगी तो मेरे घर में आग लग जाएगी। रोहन बाबू की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो मुझे छोटी बहन की तरह जो प्यार पहले देते थे वो प्यार अब उनके मन में नहीं था। फिर उस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पति मुझे लेने आए। मालकिन और रोहन बाबू ने मुझे समझाते हुए कहा, अब जो होना था हो गया, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो हम पुलिस में शिकायत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं मालकिन और रोहन बाबू की बात सुनकर ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। उस दिन रीना ने मुझसे कहा, माया आज मैं भी तुम्हारे साथ मायके चलूंगी और वहां पिताजी से मिलकर आऊंगी, फिर तुम्हें छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगी। उस दिन जब मैं उनके साथ घर जाने के लिए निकली तो उसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या काम वाली बाइयों का कोई मूल्य नहीं होता? क्या उन्हें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है?
उस दिन उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। दरअसल उस दिन रीना और उसके भाई मुझे घर वापस ले जाने के बजाय एक भयानक जगह पर ले गए जहां मजबूर लड़कियों से अनैतिक काम करवाए जाते थे। वहां पहुंचते ही मेरे पति ने मेरे दोनों हाथ बांधकर मुझे एक अनजान उम्रदराज आदमी के हवाले कर दिया और बदले में 1 लाख रुपए ले लिए। पैसे देखकर मैं समझ गई कि मुझे यहाँ बेच दिया गया है। मैं तब सब कुछ समझकर रीना और अपने पति से गिड़गिड़ाकर कहने लगी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आप एक औरत होकर मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती हैं? रीना तब मेरे पास आकर बोली, तेरा बोझ अब हम और नहीं उठा सकते। तेरे अपने बाप ने तुझे छोड़ दिया है और वैसे भी मेरा भाई अब तेरे साथ नहीं रहना चाहता। तुझसे शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए आज से तू यहीं रहेगी। ये कहकर वो मुझे वहां छोड़कर चले गए। मैं रो रो कर बेहाल हो गई, लेकिन उन्होंने मेरा दर्द नहीं समझा। इसके बाद उस जगह पर उन्होंने मेरे शरीर को अपने मनोरंजन की वस्तु बना दिया। तरह तरह के लोग आते थे और इस तरह लगभग 1 हफ्ता बीत गया। मैं तो एक जीती जागती लाश बन गई थी। मेरे चेहरे की हंसी, खाना पीना, रात की नींद सब कुछ गायब हो गया था। वहां जब चाहे तब तरह तरह के लोग आते और हिंसक जानवरों की तरह मेरे साथ व्यवहार करते। फिर एक रात मौका पाकर मैं वहां से भाग निकली। जिस दिन मैं भागी उसी दिन मैं पुलिस को साथ लेकर रोहन बाबू के घर गई। वहां जाकर मैंने रोहन बाबू और मालकिन को सब कुछ बताया कि रीना ने मुझे बेच दिया था। सब कुछ सुनने के बाद रोहन बाबू ने रीना के गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहा, छी, तुम जैसी औरत से मैं इतना प्यार करता था जो दूसरी लड़कियों का दर्द नहीं समझती। छी, तुम इतनी क्रूर हो, तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। तब रीना पुलिस के डर से मुझसे माफी मांगने लगी, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकी क्योंकि मेरे साथ जो अत्याचार और शारीरिक शोषण हुआ था वे उसे वापस नहीं कर सकते थे। वे मेरी इज्जत वापस नहीं कर सकते थे। इसलिए मेरे पति और रीना को पुलिस पकड़ कर ले गई। इसके बाद मैं रोहन बाबू का घर छोड़कर अपने घर चली आई। घर आकर मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी मर्जी से अपने लिए जीऊंगी। मुझे भी अपनी तरह से जीने का अधिकार है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी में कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।